धन्यवाद दोस्तों, कहानी को इतना प्यार देने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है बिन चाही मोहब्बत। दोस्तों, कहानी के 18 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये 19वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, इस 19वें पार्ट को शुरू करते हैं। इसलिए मैं सुबह 10 से शाम के 6 बजे के टाइम में बंद नहीं सकता। मुझे 6 के बाद भी काम होगा तो करना पड़ेगा। शनिवार को कहीं जाना होगा तो जाना भी पड़ेगा, और संडे को कोई क्लाइंट मिलने आएगा तो उससे भी मिलना होगा। मैं एक टाइम बाउंडेड पर्सन नहीं हूँ भूमिका, फिर भी कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए मतलब भर का वक्त निकाल सकूँ, पर हो नहीं पाता भूमिका। मुझे माफ़ करोगी इस चीज़ के लिए? आपको पता है ना, हम माँ बनने वाले हैं। आकाश ने जोर से हाँ में सिर हिलाया और हाथ से सीढ़ियों के नीचे इशारा करते हुए कहा, हाँ पता है ना, राधा ने बताया मुझे कि मैं बाप बनने वाला हूँ। क्योंकि मेरी बीवी को तो लगता है ये भी कोई मुझे बताने की बात है भला। आप खुश नहीं हैं ना बिल्कुल भी? ना, बिल्कुल नहीं। मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि ये मुझे किसी और ने बताया। मेरी अपनी पत्नी ने मुझे सबसे पहले ये बताने लायक समझा ही नहीं। आप बच्चा गिराने का बोल देते तो? बच्चे के नाम पर तो आपको ततैया काट खाता है। भूमिका अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाते हुए बोली, थैंक यू। यही सुनना बचा था कि मैं अबॉर्ट करा देता। भूमिका, तुम मुझे हिंदी फिल्मों का विलेन ही बना दो ना। दुष्ट, राक्षस, पापी और तुम देवी। ऐसा कोई इश्यू नहीं है, बस एक मेंटली प्रिपेयर होने की बात होती है। मैं अभी प्रिपेयर नहीं था। मैंने सोचा भी नहीं था अगले 2 साल और कम से कम, इसलिए शौक लगा। पर इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि अपना पहला बच्चा अबॉर्ट करा दूँ, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी बीवी बोडम है। बोडम बोले हमें आप? हम बोडम हैं? आपको पता है कालिदास की बीवी विदोत्मा ने भी उसे ऐसे ही बोडम बोला था एक बार। अच्छा फिर? आकाश ने भूमिका की नकल उतारते हुए उसी की आवाज में पूछा। फिर का? फिर कालिदास कालिदास बन गए। है कौन ये कालिदास? तुम्हारे गांव का है क्या? आकाश ने कंधे उचकाते हुए पूछा। हम मार देंगे अभी। भूमिका ने बड़े जोश से लंबा सा हाथ खींचा, फिर नीचे कर लिया। कालिदास संस्कृत के प्रकांड विद्वान, इसलिए कहते हैं अपने जीवन साथी का अपमान नहीं करना चाहिए। अरे मैं कोई इंसल्ट नहीं कर रहा, पर जब तुम ऐसी बातें करती हो तो लगता है न जाने कौन से जमाने में जी रही हो। अब तो तुम्हारे गांव में भी वाईफाई आ गया है भाई। अब तो तुम भी खुद को अपडेट कर लो थोड़ा। भूमिका बिस्तर से उठ खड़ी हुई। और अपडेट करने से मेरा मतलब लाली लिपस्टिक पोत कर जींस टॉप पहनने से नहीं है। अपनी नॉलेज को अपडेट करो, थोड़ा दुनिया और दुनियादारी को जानो, बस इतना। आप बच्चे को लेकर खुश हैं या नहीं? भूमिका उसके कंधों पर दोनों हाथ रखकर खड़ी हो गई। आकाश मुस्कुराया। धीरे से उसने भूमिका की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया और पेट को चूम लिया। बहुत बहुत खुश हूँ, थैंक यू। मुझे मेरी गलतियाँ याद दिलवाने के लिए और मेरी टेंशन, ब्लड प्रेशर सब कुछ बढ़ाने के लिए। भूमिका ने फिर उसे पीछे धक्का दे दिया। धत, बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे 9 महीने अपने पेट में रखेंगे। नहीं, आप ही रखेंगी मैडम। पता नहीं औरतों का ये डायलॉग कितना कॉमन होता है, 9 महीने का। मैं जानता हूँ, मैं महसूस भी नहीं कर सकता, उससे भी ज़्यादा दर्द और तकलीफ से गुजरना पड़ता है। कितने सारे बदलाव आते हैं, मैं समझ सकता हूँ। मूड स्विंग होते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, देन पोस्ट प्रेगनेंसी प्रॉब्लम। तुम औरतों को बहुत कुछ डील करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पति की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी होती ही नहीं। तुम्हारे पेट में पलता है तो मेरे भी दिमाग में पलेगा ये 9 महीने। बस वो फिजिकल पेन नहीं होगा मुझे जो तुम्हें होगा, पर स्ट्रेस एंजाइटी उतनी ही रहेगी, कभी कम नहीं होगी। इडियट, जब तक ये बाहर नहीं आ जाता। आकाश ने उसके हाथों को हाथों में लेकर चूम लिया। हमें तो डरा ही दिया था आपने। हमें लगा मैं अबॉर्ट करवाने के लिए बोलूँगा। भूमिका ने हाँ में सिर हिलाया। खैर, ऐसा जानवर नहीं हूँ मैं, ना ही ऐसी कोई मजबूरी में हूँ। अच्छा सोचो, अगर मैं अबॉर्ट करवाने का बोलता तो तुम क्या करती? अम्मा के पास चले जाते, फिर कभी नहीं आते। भूमिका मुंह मोड़कर आकाश के पास से उठ गई। मेरा बच्चा लेकर? हाँ और का। हमारे लिए वो हमारी जान से ज़्यादा कीमती है, और मेरे लिए तुम दोनों। आकाश ने कस कर उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखें नम थी। कौन कहता है मर्द कमज़ोर नहीं होते? उसकी भी आंखें नम होती हैं। कोई एक दफ़ा भूमिका को बाहों में भरे आकाश को देखता तो ये ज़रूर कहता। थोड़ी देर बाद भूमिका उससे अलग हुई
तो आकाश अपना ब्लेजर उतार कर वापस अलमीरा में हैंग करने लगा। क्या हुआ? ऑफिस नहीं जाएंगे? नहीं, डॉक्टर के पास चलना है ना। प्रीनेटल सेशन के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे और तुम्हारा एक अच्छा सा रूटीन बनवा लेंगे। डन। आकाश ने प्यार से उसके गाल खींचते हुए कहा। ठीक है। अरे, हमारी सब्जी जल जाएगी, हम तो भूल ही गए। भूमिका दरवाजे की तरफ दौड़ी। भूमिका, दौड़ना कम करो, और कल से कुक वापस आ रहा है। तुम अब सिर्फ मुझ पर और मेरे बच्चे पर ध्यान दोगी, समझी? अम्मा बोली हैं खूब चलना फिरना और काम करते रहना, वरना चीरा लगवा के बच्चा निकलवाना पड़ेगा। आकाश हैरानी से उसे देखता हुआ उसके पास तक आया और गुस्से से होंठ दांत से दबाकर बोला, एक मिनट, आज सुबह की बात और तुमने फोन करके अपनी अम्मा को भी बता दिया और अपने पति को बताना जरूरी नहीं समझा? "उम, अम्मा अम्मा को तो फोन आया था तो बता दिए", भूमिका टूटे फूटे शब्दों में बोली। अच्छा, हम गैस धीमी करके आते हैं अभी। और जीभ दांतों में फंसा नीचे की तरफ दौड़ गई। दरवाजे से भागती दौड़ती अनुराधा अंदर घुसी। उसकी पेंसिल हिल की टक टक से भी राधा का दिमाग गर्म हो चुका था। एक तो पहले ही माहौल बेहद तनाव भरा था। हाय डार्लिंग्स, ओ माय गॉड, मैं तो आज पूरे 7 मिनट लेट हूँ। आकाश सर तो आज मेरी जान ही ना ले ले। अनुराधा दौड़ती हुई ड्राइंग रूम में आ धमकी। अपनी फाइल्स टेबल पर फेंक कर जोर जोर से हाँफने लगी। हे डार्लिंग्स, थोड़ा पानी मिलेगा? उसने हाथ मुंह की तरफ ले जाकर पानी पीने का इशारा करते हुए कहा। राधा, जो अभी भी भूमिका और आकाश के कमरे के खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, थका हुआ सा मुंह बनाकर फ्रिज से बोतल लेकर उसके पास आई। वो उसे गिलास देती इससे पहले ही अनुराधा ने बोतल खोलकर गट गट कर पानी गटकना शुरू कर दिया। एक्सक्यूज मी, हम बोतल से पानी नहीं पीते, तुम्हें गिलास यूज करना चाहिए था। आकाश सर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वट एवर, मुझे लेट हो रहा था, अनुराधा ने बोतल की आखिरी घूंट से गला तर करते हुए कहा। फिर बोतल का ढक्कन बंद करते हुए उसने राधा से व्यंग भरे लहजे में कहा, वैसे तुम्हें आकाश सर की पसंद नापसंद काफ़ी अच्छे से पता है ना? और होगी क्यों नहीं, इतना सारा वक्त उनके साथ ही तो बिताती थी तुम, है ना? राधा ने उसकी बकवास अनसुनी कर दी। वैसे टू बी ऑनेस्ट एक बात बोलूं, जब भी भूमिका को देखती हूँ तो लगता है आकाश सर के साथ उसे नहीं तुम्हें होना चाहिए था। ही डिजर्व ए ब्रिलियंट एंड ब्यूटीफुल वाइफ। वो एक खूबसूरत और समझदार पत्नी के हकदार हैं। अनुराधा के आखिरी शब्द राधा के कानों में तीर की तरह चुभ गए। लिशन, व्हाट? ही ऑलवेज हैज ए ब्यूटीफुल एंड ब्रिलियंट वाइफ, सो यू डोंट नीड टू अप्रोच मी। शुड हैपन एंड व्हाट शुड नॉट, माइंड योर ओन बिजनेस। मेरी बात ध्यान से सुनो। उनके पास पहले से एक बेहद खूबसूरत और समझदार पत्नी है। तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि तुम मुझे उपदेश दो। अपने काम पर ध्यान दो तो बेहतर होगा। राधा ने उसके हाथ से बोतल छीनी और सिंक में डाल दी। मीरा, उसने मेड को आवाज़ लगाई। यस मैम, इस बोतल को अच्छे से साफ करना। कुछ लोगों की आदत होती है हर जगह मुंह डालने की। राधा तेजी से अपने कमरे की तरफ जाने लगी, फिर अचानक से पीछे घूमी और उसे उंगली दिखाते हुए बोली, लिशन मिस, मेरे पति से तो 4 हाथ की दूरी बनाकर रहना। अगर मेरे खिलाफ उसके कान भरने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और दूसरी बात, लिटिल पीस ऑफ एडवाइस, आकाश सर के सामने कभी उनकी पत्नी के लिए कोई डेरोगेटरी वर्ड्स यूज न कर देना, तो वो तुम्हारी नौकरी के साथ साथ तुम्हारा एटीट्यूड भी छीन लेंगे। समझ आया ना? उसके बाद तेजी से ऊपर की तरफ दौड़ गई। "उह, बिच, इसीलिए आकाश ने इसे अपनी बेवकूफ़ बीबी का बेबी सीटर बनाकर घर पर बैठा दिया। एटीट्यूड तो देखो, माई फुट। अनुराधा वहीं खड़ी होकर आकाश को फ़ोन मिलाने लगी। सर, एक्चुअली मैं बस ऑफिस पहुंच रही हूँ। यू नो, ट्रैफिक रश एंड ऑल। मैं घर से निकल रही हूँ बस। क्या? आप अभी घर पर ही हैं? ओके ओके सर, मैं यहीं नीचे ड्राइंग रूम में हूँ। ओके श्योर सर। अनुराधा ने फ़ोन पटक दिया। पूरा घर पागलों का अड्डा है। कभी इसे ऑफिस की इतनी जल्दी होती है कि 15 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, कभी आधा आधा घंटा लेट। सीढ़ियों से दौड़ती हुई हंसती खिलखिलाती भूमिका नीचे उतरी। उसका ध्यान अनुराधा की तरफ गया ही नहीं। वो आते ही सीधे किचन की तरफ चली आई। अनुराधा ऊपर कमरे की तरफ देख रही थी। थोड़ी देर में दरवाज़ा खुला और आकाश भी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। वो डेली वाले फॉर्मल टी शर्ट और ट्राउज़र में था।
सर गुड मॉर्निंग, योर शेड्यूल इज़ रेडी। आज मॉर्निंग में 10:30 बजे खन्ना फूड सप्लायर से डीलर मिलने आ रहे हैं। 12:45 पर इंटरनल मीटिंग ऑन परफॉर्मेंस। 3 बजे चार्टर्ड अकाउंटेंट से मीटिंग एंड शाम को 6 बजे प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट। दैट्स इट्स फॉर टुडे। आकाश ने एक नज़र घड़ी की तरफ डाली और सामने टेबल पर पड़ा इंग्लिश न्यूज़पेपर अपनी आंखों के सामने फैला लिया। आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। परफॉर्मेंस बेस्ड इंटरनल मीटिंग का एजेंडा अमर को मेल कर दो, वो संभाल लेगा। श्योर सर। अनुराधा अपना टैब खोलकर मेल ड्राफ्ट करने लगी। और हाँ, एक अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट ले लो दोपहर का, और एक न्यूरोलॉजिस्ट का भी ले लेना, जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके। श्याम के इवेंट से पहले मेरी दोनों से कंसल्टेशन हो जानी चाहिए। श्योर सर। अनुराधा टाइप करते करते चौंकी। गायनोकोलॉजिस्ट? आई एम राइट सर। हाँ। अनुराधा ने थूक का घूंट अटका। एवरीथिंग इज ऑल राइट सर। आकाश ने अपनी नज़रों के सामने से न्यूज़पेपर हटाकर उसे घूर कर देखा। यस, एवरीथिंग इज ऑल राइट। थोड़ा सा माइग्रेन का प्रॉब्लम है मुझे, बस। एवरीथिंग एल्स? नो नो सर। थोड़ी देर टैब में व्यस्त रहने के बाद अनुराधा झट से बोली, ओके सर, दोपहर 2 और 3 बजे के अपॉइंटमेंट हैं। थैंक यू। और अनुराधा, रात 9 बजे का एक रेस्टोरेंट भी बुक कर देना। इट शुड बी फाइन डाइन, इवेंट वेन्यू के पास ही। सर, डिनर तो इवेंट के बाद वहीं प्लान किया गया है। नो नो, मैं अपनी वाइफ के साथ अकेले कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। सो ड्यू एज इंस्ट्रक्टेड। अनुराधा के चेहरे के भाव बदल गए। ओह श्योर सर। एनीथिंग एल्स सर? नहीं, अब तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए। आज अमर को काफ़ी मीटिंग्स अटेंड करनी है, तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। ओके सर, गुड बाय। अनुराधा के जाते ही आकाश न्यूज़पेपर टेबल पर फेंक कर किचन की तरफ चला गया। भूमिका के फ़ोन पर कोई गाना बज रहा था और वो उसके साथ साथ गाना गुनगुनाती हुई रोटियों का आटा गूंद रही थी। आकाश ने पीछे से जाकर उसकी कमर में अपनी बाहें कस ली। क्या मज़ा आता है ये सब करने में भूमि। दुनिया मांगे अपनी मुरादें, मैं तो मांगू साजन, रहे सलामत मेरे सजना और सजना का आंगन। इसके सिवाय मैं रब से कुछ भी मांगू ना। ओ। भूमिका बिना उसकी बात का जवाब दिए गुनगुनाती रही। चलो, दोपहर को डॉक्टर के पास चलना है। आज आप घर पर ही रहेंगे? शाम को इवेंट है तो सबको चलना है। अच्छा ठीक है, खाना बना ले फिर चलते हैं। भूमिका, मैं बाहर से ऑर्डर कर रहा हूँ, चलो आज रूम में ही खाएंगे। आकाश आज बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक मूड में था। काहे? अब तो सब बन गया। जितना बोला करूं उतना सुन लिया करो। मैंने डांटना क्या बंद कर दिया? तुम तो बिगड़ती जा रही हो दिन पर दिन। आकाश ने बोलते बोलते उसे वापस कसकर अपनी बाहों के घेरे में जकड़ लिया। इधर राधा ने अपने कमरे से बाहर निकलकर एक बार फिर से आकाश के कमरे की तरफ देखा। उसके दरवाजे खुले हुए थे। वो धीरे धीरे रूम तक गई। अंदर कोई नहीं था। मतलब आकाश सर चले गए? ओह। राधा, जल्दी से नीचे चल और भूमिका से पता कर गुड न्यूज़ कंफर्म तो है ना। और राधा फटाफट सीढ़ियों से छलांगे मारती हुई नीचे उतरकर 2 कदम में किचन तक पहुंच गई। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि दरवाजे पर आकर उसे अपने पैरों में जोर का ब्रेक मारना पड़ा। सामने का नज़ारा था ही कुछ ऐसा। आकाश भूमिका के हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां भरकर उसके गले पर अपने होठों के निशान बनाए जा रहा था। बेचारी राधा तुरंत पीछे मुड़ गई। कदमों की आहट से दोनों को होश आया कि घर में उनके अलावा कोई और भी है। राधा जिन कदमों से किचन तक आई थी उन्हीं कदमों से उल्टा कमरे की तरफ भागी। छोड़िए ना, देखिए उसने देख लिया। तो कौन सा मैं यहाँ चरस बेच रहा था जो इतना खौफ खा रही हो। देख लिया तो देख लिया, लीव इट। और वो फिर अपने काम में मशगूल हो गया। अच्छा सुनिए, सुनाइए। शाम को पहनने के लिए कोई अच्छी सी साड़ी नहीं है हमारे पास। अभी पिछले महीने तो अमर की शादी के पहले कितनी सारी साड़ियाँ खरीदी थी तुमने। आधी तो तुमने खोली भी नहीं है अभी तक। हाँ तो वो शादी बारात के हिसाब से खरीदी थी। आपके ऑफिस के फंक्शन में वो थोड़ी ना पहनेंगे। ओह ओह, तो मैडम को नई साड़ी चाहिए। भूमिका ने झट से हाँ में सिर हिलाया। और करवा चौथ के लिए भी? क्यों, वही नहीं पहन सकती? ना जी, एक हफ्ते में एक ही साड़ी को 2 बार पहनेंगे क्या? ओफो, तुम औरतों का तो कपड़ों का हिसाब किताब ही नहीं समझ में आता मुझे। आकाश ने फिर से अपना सर पकड़ा और हल्के हाथों से दबाने लगा।
क्या हुआ? सर दर्द हो रहा है का? हाँ, वो सुबह हो ही जाता है, थोड़ा बहुत पिछले कुछ दिनों से। रात को ठीक से सोते भी तो नहीं, 11-12 बजे तक तो वो डिब्बा खुला रहता है सामने। नींद कैसे आएगी? खुद अपना ध्यान नहीं रखोगे तो काम धंधा कैसे चल पाएगा? भूमिका ने अपने पल्ले से हाथ पोंछकर उसका हाथ पकड़ा और बाहर ले आई। हाल में पड़े सोफे पर उसे बैठा दिया और खुद दौड़ती हुई सीढ़ियों की तरफ चली गई। क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? तेल लेकर आते हैं सरसों का, अभी फट से सर दर्द ठीक हो जाएगा। अरे नहीं, रुको प्लीज़, ठीक हूँ मैं, मेरा सर दर्द एकदम सही हो गया है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे उस सरसों के तेल से टॉर्चर मत करो। लेकिन भूमिका उसकी कहाँ सुनने वाली थी। झट से कमरे में दौड़ गई। कमरे के सामने ही राधा खड़ी थी। उसने झट से भूमिका का हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। कहा, क्या हुआ? अरे कहाँ जा रही हो भाई? बहुत खुश दिख रही हो, हमें नहीं बताओगे अपनी खुशी का राज? भूमिका ने राधा का हाथ पकड़कर कसकर दबा दिया। ए राधा, आज तो हमें लगा था हमारे प्राण ही ले लेंगे ये, पर जरा भी नहीं कोचे। देख रही हो हम कितना खुश हैं, हम बता भी नहीं सकते। राधा उसे कंधों से पकड़कर झूम गई। मतलब मैं चाची बन रही हूँ? डन है ना? हाँ भाई, एकदम। सर ने जरा सा भी गुस्सा नहीं किया? नहीं, बस बोल रहे थे हमें काहे नहीं बताया। अब तुम बताओ राधा, ये सब महीना महीना ये का समझेंगे जो हम इन्हें बताते? राधा ने अपने माथे पर और जोर से हाथ मारा। भूमिका, यहाँ वो नहीं, तुम गलत हो, तुम्हें उन्हें सबसे पहले बताना चाहिए था। वो बहुत एजुकेटेड हैं और आजकल तो पीरियड्स स्कूल करिकुलम में भी पढ़ाया जाता है। सच में? मुझ में? अच्छा, अभी इतनी जल्दी से कहाँ भाग कर जा रही हो? अरे इनका सर दर्द हो रहा है, जरा सा तेल रगड़ देंगे और सब सही होगा। राधा ने उसकी कमर में चुटकी काटी और दांतों को जीभ से फंसाते हुए बोली, आजकल बहुत कुची पुची चल रही है पूरे घर भर में। क्या बात है? हाँ, मम्मी बनने वाली हो तो अभी से आज़ादी का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। ए धत, तुमने कब देखा? तनिक लाज शर्म नहीं है ना तुम में? हाय, तुमसे कैसी लाज और कैसी शर्म? अच्छा ये बता, श्याम को क्या पहन रही है? ये ले जा रहे हैं ना डॉक्टर के पास, उसके बाद हमें नई साड़ी दिलवाने ले जाएंगे। राधा का मुंह बन गया। मैं अभी के अभी इस अमर के बच्चे को बोलती हूँ मुझे भी शॉपिंग पर ले चले, वरना आज इसकी तो खैर नहीं। अच्छा अभी हम जा रहे हैं, फंक्शंस के टाइम से पहले आ जाएंगे। अच्छा, जल्दी से इधर आओ और ये दवाइयाँ ठीक से समझ लो, फिर मत कहना मैंने बताया नहीं। आकाश हॉस्पिटल से आने के बाद उसकी सारी दवाइयों पर छोटी छोटी कागज की चिट्ठी बनाकर चिपकाता जा रहा था। भूमिका अपनी नई साड़ियाँ देखने में मशगूल थी। देखिए, ये गुलाबी वाली साड़ी पर ये नीला ब्लाउज चल जाएगा ना? पेटीकोट तो गुलाबी है हमारे पास, जल्दी बताइए ना, ये नीला वाला या ये काला, कौन सा अच्छा लगेगा साड़ी के साथ? आकाश जो अभी दवाइयों पर चिट लगा रहा था, उसने पलटकर भूमिका की तरफ देखा। भूमिका अभी भी दोनों ब्लाउज सामने रखकर हिसाब किताब जोड़े जा रही थी। मैंने कहा पहले इधर आकर दवाइयाँ देख लो, इधर आओ। भूमिका ने ब्लाउज रख दिया और उसके पास आकर बैठ गई। ये विटामिन्स के कैप्सूल हैं, ये दिन में 3 बार लेने हैं, सुबह, दोपहर और शाम, एक एक। ये इस वाइट पैकेट में डाल रहा हूँ, ये कैल्शियम की टेबलेट है। इन्हें निगलना नहीं है, टॉफ़ी की तरह चूसना है, दिन में 2 बार, ओके? और ये आयरन सिरप दिन में 2 बार खाने के बाद। सब समझ आया ना, या फिर से बता दूँ? भूमिका ने फट से हाँ में सिर हिलाया। और ये जो किनारे रखी हैं, ये मेरी हैं, इन्हें मत खा लेना। आपको क्या हुआ? बच्चा होने पर आदमियों को भी दवाइयाँ खानी पड़ती है क्या? भूमिका ने उसकी आंखों में घुसते हुए पूछा। नहीं देवी, ये सरदर्द की दवा है और ये नींद की गोलियाँ। ये मैं अपने साइड टेबल की ड्रॉर में डाल रहा हूँ, तुम्हारी दवाइयाँ तुम्हारे साइड की टेबल की ड्रॉर में है, ठीक है? ठीक है। भूमिका, सिर्फ अपनी टेबल से दवाइयाँ लेनी है, ओके? हाँ हाँ ठीक है, एक बार में सुन लिया। अब बताइए कौन सा ब्लाउज पहने, ये नीला या काला वाला? आकाश ने घड़ी पर एक नज़र डाली। 5 बज रहे थे। कोई भी पहन लो, जल्दी करो, हमें 6 बजे पहुंचना ही पहुंचना है। चलो तुम तैयार हो, मैं राधा से कुछ बात करके आता हूँ। आकाश बाहर चला गया। भूमिका भी ब्लाउज नहीं डिसाइड कर पा रही थी। अमर, जल्दी आओ ना यार, मेरे गाउन का जिप नहीं लग रहा।
राधा अपनी खूबसूरत से वाइट कलर के फिश कट स्क्वीन और पर्पल एम्ब्रॉयडरी वाले गाउन में उलझी खड़ी अमर से फ़ोन पर बातें कर रही थी। अरे यार, हद करती हो। भूमिका को बुला लो या किसी मेड को बुला लो। मैं आऊँ वहाँ तुम्हारी जिप बंद करने। इडियट, मेरे पास इतना दिमाग है, लेकिन अब मैं गाउन में फंसी खड़ी हूँ, जो मेरे कंधे पर लटका हुआ है। तुम चाहते हो कि इस हालत में मैं बाहर जाऊं? अरे आकाश सर भी घर पर ही हैं। अच्छा लगेगा क्या? अमर प्लीज प्लीज जल्दी आओ ना। चल बेवकूफ, फोन रख। 1 घंटे बाद वेन्यू में ही मिलेंगे। ओके। भूमिका को बुला लो, कुत्ता कहीं का। राधा ने उसे गाली देकर फोन जोर से बेड पर पटक दिया। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। राधा खुशी से कूदते फांदते दरवाजे की तरफ दौड़ी। उसे लगा भूमिका होगी, लेकिन दरवाजा खोलते ही सामने आकाश खड़ा था, जो फोन पर लगा था, इसलिए राधा को देख नहीं पाया। राधा ने उसे देखते ही दरवाजा भाड़ से उसके मुंह पर ही बंद कर दिया और अपने सीने पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। आकाश को बड़ा अटपटा सा लगा। वो राधा को देख नहीं पाया था, इसलिए समझ नहीं सका कि आखिर माजरा क्या है। उसने वापस धीरे से नॉक किया। राधा, आर यू फ्री? कैन वी कैन वी टॉक? आखिर आकाश सर तो राधा के देवता थे हमेशा से। वापस कैसे लौटा देती? यस सर, आई एम कमिंग। अंदर से आवाज आई। राधा ने दरवाजा फिर से खोल दिया। इस बार आकाश ज्यादा हैरान था। राधा ने वाइट कलर के उस गाउन पर कसकर दुपट्टा लपेटा हुआ था। इज एवरीथिंग ऑल राइट? तुम्हें सर्दी तो नहीं लग रही? आकाश ने तेज चल रहे एसी की तरफ नजर डाली। नो 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 सर, नॉट एट ऑल। कुछ चाहिए था आपको? हाँ, वो एक्चुअली मैं ये कह रहा था, ये भूमिका का प्रिस्क्रिप्शन है, कुछ विटामिन्स और कैल्शियम्स के कैप्सूल्स हैं। तुम प्लीज़ थोड़ा सा देख लेना जब मैं ऑफिस चला जाऊँ। यू नो वो कितनी केयरलेस है। आकाश ने दवाइयों का पर्चा राधा के हाथ में थमा दिया। ओह श्योर सर। सर, अमर आज जल्दी नहीं आएगा? नहीं, वो तो वहीं से होटल पहुंचेगा। सर, क्या आप प्लीज़ उससे बोल सकते हैं घर आने को? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम खुद बोल दो, वो मेरी बात नहीं मानेगा। राधा ने बच्चों जैसे शक्ल बनाई। आकाश ने वहीं खड़े खड़े अमर को फ़ोन मिलाया और राधा कसकर दोनों हाथों से दुपट्टा थामे हुई थी। अमर का फ़ोन बिजी जा रहा था। आई गैस वो मीटिंग में होगा। फ़ोन उठाते ही बोल दूंगा इधर से साथ चलने को। ओके। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि सामने से भूमिका हाथों में दोनों ब्लाउज थामे हुए निकली। ए राधा, अमर का फ़ोन आया था, बोल रहा है तुम्हें कोई मदद चाहिए। राधा ने सामने खड़े आकाश की तरफ देखा। आकाश भूमिका को घूर रहा था। तो अमर का फ़ोन यहाँ बिजी था। राधा, तुम्हें कोई हेल्प चाहिए थी तो मुझे बता देती। आपको बताने का बात नहीं होगा तो नहीं बताई। जाइए, अब का कुटर कुटर देख रहे हैं। भूमिका ने मुंह बिचकाया। राधा को कसकर दुपट्टा पकड़े देख वो समझ गई थी कि मदद की जरूरत कहाँ थी। बेचारा आकाश इस मामले में उतना ही भोला था जितना बाकी मामलों में भूमिका। उसे अभी भी नहीं समझ आया था कि राधा को क्या हेल्प चाहिए होगी। अरे जाइए ना, काहे खड़े हैं बांस जैसे। भूमिका ने उसकी पीठ पर धक्का मारा। सर प्लीज़ अमर को फिर भी बुला दीजिए। यस श्योर। आकाश मुड़कर चला गया। भूमिका कमरे के अंदर घुसकर बेड पर फैल कर बैठ गई। लाओ, हटाओ ये दुपट्टा, देखिए कहाँ गड़बड़ है। राधा ने झट से दुपट्टा हटा दिया। उसका गाउन कंधे से सरका जा रहा था। भूमिका ने कसकर दोनों कंधों को खींचकर ऊपर चढ़ाया और जिप कस दी। गाउन उसकी बॉडी पर एकदम फिट था। कैसा लग रहा है भूमिका? जल परी लग रही हो एकदम। पर हमें बताओ, हम क्या पहने? इन दोनों ब्लाउज में हम पर कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा? दोनों ही बेकार हैं। राधा ने दोनों ब्लाउज किनारे फेंक दिए। मतलब हम देते हैं कुछ और, एकदम जबरदस्त। राधा ने अपनी अलमीरा ओपन की और एक बेहद खूबसूरत सी वाइट ब्रेलेट बाहर निकाला। वो इतनी खूबसूरत थी कि भूमिका देखती रह गई। बट इसका डीप क्लीवेज और 2 स्ट्रिप वाली बैक उसे जरा भी नहीं भाई। ये ये नहीं पहनेंगे। कितना बड़ा गला है इसका। भूमिका, ये ट्रेंड में है। मुझे अमर ने खुद गिफ्ट की थी मेरे बर्थडे पर। एक बार पहनकर तो देख। भूमिका चुपचाप उससे ब्रालेट लेकर बाथरूम में चली गई और जब बाहर निकली तो आईने में खुद को देखकर खुद ही शर्मा गई। उसकी स्लीव्स में कपड़े की जगह मोतियों की लड़ियां टंगी हुई थी। सामने के हिस्से पर भारी काम था। ए राधा, ऑफिस के फंक्शन में ये चमक धमक अच्छा नहीं लगेगा। अरे मुझे देखो यार, कभी कुछ नया भी ट्राई किया करो।
अच्छा, हम झट से साड़ी पहन लेते हैं। तुम हमारे बाल बना दो अच्छे से। अब बाल ओपन ही रखने हैं। बांधोगी तो इन पर इतना पैसा बहाने का क्या फ़ायदा? अच्छा ही है, पीठ ढकी रहेगी हमारी। भूमिका हंसते हुए साड़ी पहनने चली गई। आकाश नीचे से अपने और भूमिका के लिए कॉफ़ी बनाकर लाया था। बेगम, कॉफ़ी पी। आकाश की बात आधी मुंह में ही रह गई। भूमिका गुलाबी साड़ी पहने अपनी सफ़ेद ब्रालेट को सीने पर एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। उसकी मोतियों की लड़ियां उसकी बाजुओं से उलझी जा रही थी। उस निखरे हुए रंग रूप की तारीफ लफ्जों में करना अब बेमानी हो गया था। ये भी एक बवाल दे दिया राधा ने। अरे, आप बता देते तो हम कॉफ़ी बना लाते। आकाश ने भौहें तानी। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं अच्छी कॉफ़ी नहीं बना पाता? नहीं नहीं, हम कब ऐसा कहे? भूमिका वापस ड्रेसिंग टेबल पर मुड़कर खड़ी हो गई। ये लिपस्टिक हमारी साड़ी से मैच तो कर रही है ना? हाँ, पर ये मत लगाओ। रुको, मैं बताता हूँ। आकाश ने ड्रेसिंग टेबल की सबसे नीचे वाली रैक ओपन करके कॉर्नर में पड़ी डार्क रेड शेड की लिपस्टिक उठाते हुए कहा, ये तो एकदम जरा सी बची है। जब देखो तब यही निकाल कर देते हैं। वैसे भी हमारी साड़ी तो गुलाबी है ना? हाँ तो इस रेड वाली लिपस्टिक का टेस्ट बिल्कुल स्ट्रॉबेरी जैसा है, जबकि ये गुलाबी वाली तो एकदम टेस्टलेस है। आकाश ने गंदा सा मुंह बनाकर कहा। अच्छा, अब हम समझे ये इतनी जरा सी काहे बची है। स्ट्रॉबेरी खाया करिए, लिपस्टिक काहे खाते हैं? तबीयत खराब हो जाएगा। अरे मेरी भोली बीबी, अब तो तुम्हें बोड़म बोलने में भी डर लगता है। कहीं तुम कालिदास बन गई तो मेरा क्या होगा? अभी बातचीत चल ही रही थी कि नीचे जोर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। भूमिका और आकाश दोनों ही चौंक गए। आकाश तेजी से बाहर की तरफ दौड़ा और नीचे झांका। अमर सोफे पर बैठा हुआ था और उसकी आंखें सुर्ख लाल थी और सांसें फूल रही थी। उसका बैग सोफे के नीचे ऐसे गिरा पड़ा था जैसे किसी ने दूर से फेंका हो। जिस इंसान को कभी गुस्सा ना आया हो, उसका गुस्सा मामूली कैसे हो सकता है? आकाश और भूमिका दोनों ही दौड़ते हुए नीचे उतरे। अमर, क्या हो गया? कुछ नहीं भाई, आपका मैसेज मिला था। कुछ ज़रूरी काम था? ना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पर तुम्हारा मूड इतना अपसेट क्यों है? अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो हम इवेंट पोस्टपोन कर देते हैं। आकाश ने बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। भूमिका दौड़कर किचन से पानी ले आई। कुछ नहीं भाई, ठीक है, मैं हाथ मुंह धोकर अभी आता हूँ। आर यू ऑल राइट? आकाश ने एक बार फिर पूछा। कोई मैटर तो नहीं हुआ ना ऑफिस में? अमर बिना जवाब दिए ऊपर चला गया। अमर तमतमाया सा चेहरा लिए अपने कमरे में आधम का। उसके पैरों की आवाज़ सुनते ही राधा डोर की साइड्स में बड़ी स्टाइल से मरमेड वाले पोज में खड़ी हो गई। अमर कमरे में घुसा। उसने राधा की तरफ देखा भी नहीं और धाड़ से बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। राधा का मरमेड जैसा मुंह सार्क के जबड़े जैसा खुला का खुला रह गया। इसने मुझे इग्नोर किया। इसकी ये हिम्मत, अभी बताती हूँ। राधा जमीन पर लिथर रहे गाउन को समेटती हुई बड़ी तेजी से बाथरूम के दरवाजे तक पहुंची। वो नोक करती इससे पहले ही अमर ने दरवाजा भाड़ से खोल दिया। दरवाजा राधा के माथे से जोर से टकराया। सार्क का जबड़ा घायल हो चुका था। अरे राधा, तुम यहाँ क्यों खड़ी थी? अमर राधा के करीब आया। इससे पहले कि वो राधा के माथे को छूता, राधा ने लपक कर उसके बालों को मुट्ठी में भर लिया और उसकी पीठ पर 4-5 गुस्से एक सुर ताल में जमा दिए। अरे, मुझे क्यों मार रही हो? सांड की तरह मुंह उठाकर चलते हो? आमने सामने भी देख लिया करो कभी। अरे मुझे क्या पता था तुम दरवाजे के बाहर ही खड़ी होगी। राधा माथे पर हाथ रखे पलट कर चलने को हुई। नीचे से चर्र की आवाज़ आई। राधा और अमर दोनों ने एक साथ नज़र नीचे डाली। गाउन की जमीन पर बिखरे हुए हिस्से पर अमर भैया अपने दोनों जूतों समेत खड़े थे और राधा के अचानक पलटकर चलने की वजह से गाउन हल्का सा फट गया। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। राधा ने दोनों हाथ ऊपर करके जोर से दांत किटकिटाए। यू मैन, तुमसे यही उम्मीद थी। अब ये चीथड़े पहनकर जाऊं मैं? राधा का पारा थर्मामीटर तोड़कर पार निकल गया था। हाँ हाँ, पहन लो। किम करदासिया भी तो ऐसे ही पहनती है। कितना हॉट लगती है कसम से। जब तक 2-4 बार उसकी फोटो ना देख लो, जी ही नहीं भरता। अमर ने सुलगती हुई आग पर घी ही नहीं डाला बल्कि हवन सामग्री भी डाल दी। धुआं उठना तो लाजमी था। अब क्या करूं मैं? बोलो, नई ड्रेस चाहिए मुझे अभी के अभी। नई ड्रेस? रुको, अभी देता हूँ।
अमर ने झट से ड्रॉअर में कैंची निकाली और गाउन के घुटने से नीचे तक के हिस्से को अलग करने लगा। राधा के लंबे से गाउन का सारा फ्रिल कट चुका था और अब वो गाउन की जगह शॉर्ट ड्रेस बन चुका था। अमर का गुस्सा गायब हो चुका था और वो अपनी क्रिएटिविटी पर मन ही मन इतरा रहा था। जेनिफर लोपेज जैसा गाउन खरीदा था, इस आदमी ने मर्लिन मुनरो बना दिया। अमर ने टीवी यूनिट्स के साइड में रखी पानी की बोतल उठाई और ढक्कन खोलकर गटकने लगा। राधा बेड पर पड़ी कैंची चाकू की तरह उसे दिखाते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, पानी ग्लास में पियो, ना कि बोतल से। कितनी बार बताऊं सबको, आकाश सर को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अमर की बोतल हाथ में उसी जगह रुक गई। उसका चेहरा एक बार फिर भाव शून्य हो गया, जैसे कुछ याद आ गया हो। उसने बोतल बंद करके टीवी यूनिट के पर वापस रख दी और धीरे धीरे चलकर राधा के करीब आया। उसके बालों को कानों के पीछे किया और धीरे से कानों में फुसफुसाया, बहुत ज़्यादा जानती हो अपनी आकाश सर की पसंद नापसंद के बारे में। तुम्हारे पति को क्या क्या पसंद है, ये पता है या नहीं? राधा फ्रीज हो चुकी थी। अमर की आवाज़ में इतना रूखापन था कि वो मजाक नहीं लग रहा था। राधा ने पलटकर उसकी आंखों में देखने की कोशिश की तो उसने राधा के चिन्ह को हथेलियों में दबाकर ऊपर उठाया और उसके होठों को अपने होठों में भर लिया। जरा सा भी प्यार नहीं था उसकी इस इमोशनलेस किस में। उसने राधा के होठों को दांतों से काटना शुरू किया। वो किस खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। थोड़ी देर में राधा को अपना दम सा घुटता मालूम पड़ने लगा। उसने अमर को धक्का देकर खुद से अलग करने की कोशिश की। अमर की उसकी कमर पर जकड़ और भी मजबूत हो गई। अमर, अमर पागल हो गए हो क्या? राधा जैसे तैसे खुद को उससे छुड़ा पाई। दोनों एक ऐसे माहौल में खड़े थे जो रोमांटिक तो बिल्कुल भी नहीं था। राधा के होठों से हल्का सा खून आ रहा था। अमर को एकदम से होश सा आया। उसने दौड़कर अलमीरा में पड़ी फर्स्ट एड किट बाहर निकालकर रुई के हल्के हल्के से उसके होठों पर पूछना शुरू कर दिया। राधा आंखों में आंसू भरे चुपचाप बस उसे देखे जा रही थी। आकाश सर, आकाश सर, आकाश सर, हद होती है। तुम्हें यही लगता है ना कि मैं कभी तुम्हारे काबिल नहीं था, है ना? राधा चुप थी, एकदम चुप। बस वो अमर को चलते हुए हाथ देख रही थी। उसने अमर को पहले कभी ऐसे नहीं देखा था। बोलो राधा, अगर वो तुम्हारा कमीना भाई ना होता तो तुम मुझसे कभी शादी नहीं करती ना? क्योंकि मैं तो निठल्ला हूँ, कुछ काम नहीं करता था, बस अमीर बाप के पैसे पर ऐश करता था। तुम्हें मेरे साथ अपने फ्यूचर सेफ लगा इसलिए शादी की है, वरना अपने लिए तो तुम कोई परफेक्ट स्मार्ट इंटेलिजेंट बिजनेसमैन आकाश ही ढूंढती ना। चटाक। राधा, जिसके लिए अब उसकी बकबक सुनना बर्दाश्त से बाहर हो गया, उसने जोर से एक थप्पड़ आकाश के गाल पर रसीद किया। कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा अमर? इतनी देर से सुने जा रही हूँ तुम्हारी बकवास, अब बस भी करो। अमर ने अपने गालों पर हाथ रखा और पीछे मुड़ गया। राधा को अपनी गलती समझ नहीं आ रही थी। उसने और लड़ने के लिए अमर को कंधे से पकड़कर वापस घुमाया। अमर का पूरा चेहरा आंसुओं से तरबतर था। राधा का सारा गुस्सा एकदम से ठंडा पड़ गया। अमर को रोता देखकर वो सिहर सी गई। क्या हुआ अमर? ऐसा क्या कह दिया था मैंने? गिलास यूज करने को ही तो बोला था, और तुम क्या क्या नहीं बोल गई। राधा, मैं भी मेहनत करता हूँ, भैया से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक दिन उनके बराबर आकर दिखाऊंगा तुम्हें, तब तुम मुझे प्यार करोगी ना? प्यार इन सब के बीच में कहाँ से आ गया अमर? वो तो मैं तुमसे आज भी करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। राधा ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। भूमिका कभी भैया पर हाथ नहीं उठाती। अमर, आकाश सर भी भूमिका से कभी इस तरीके से बात नहीं करेंगे जैसे तुमने मुझसे की। मुझे नहीं पता राधा, लेकिन मुझे तुमसे वो इज्जत, वो सम्मान कभी नहीं मिलेगा जो तुम्हारे मन में भैया के लिए है। मैं तुम्हारे लिए पति के सिग्नेचर स्टैंप जैसा हूँ। राधा पिघलने लगी। अब मुझे समझ में आ रहा है वो कहाँ गलत थी। उसकी आवाज़ भर आई। अमर, तुम्हें पता है, भूमिका बहुत खुशकिस्मत है। उसके पास उसके सुख दुख बांटने के लिए उसकी माँ है, अपनी सीक्रेट्स बांटने के लिए बहन है और ढेर सारी सहेलियाँ हैं। तुम बताओ, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के अलावा कौन है? मेरा तो अपना कोई है ही नहीं अमर। राधा की आंखें भी झरने की तरह बहने लगी और वो रुक रुक कर सिसकियाँ भरकर अमर को समझाने लगी। तुम सिग्नेचर स्टैंप नहीं हो, तुम सब कुछ हो। मैंने तुम में अपना सब कुछ ढूंढने की कोशिश की है हमेशा। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, सब कुछ। तुम्हारे अलावा मुझे कभी लगा ही नहीं कोई मेरा अपना है जिससे मैं अपनी बातें करूं, अपनी तकलीफ़ें बांटूं और जो कोई मेरी तकलीफ़ों को समझ सके। कोई नहीं।
अब बताओ, प्यार तुमसे करूँगी तो लड़ने किसके पास जाऊँगी? तुम पर हाथ उठाया, तुम्हारी बीवी हूँ, नहीं उठाना चाहिए था, माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं तुम्हारी दोस्त भर होती तो क्या तुम्हारा ईगो इतना हर्ट होता? नहीं ना। अमर कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। मेरे आकाश सर के बारे में बोलने से तुम्हें इतना बुरा लग गया? तुम दुनिया की हर दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हो। मैंने तो कभी तुमसे सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा मेरे और तुम्हारे बीच विश्वास नाम का एक रिश्ता है, जिसे हमें संजो कर रखना है। बेतुकी बातों से अपने कीमती रिश्ते को दूर रखना है। तुम मुझे हर बात पर भूमिका से कंपेयर करते हो। मुझे तो बुरा नहीं लगता। मैं भूमिका जैसी नहीं बन सकती यार, कभी नहीं। अमर को लगातार चुप देख राधा को ज़्यादा कुछ भी बोलना बेकार सा लगा, लेकिन अमर का उससे रूठना राधा के दिल को कचोट रहा था। उसने थोड़ी और देर अमर की तरफ देखा, फिर उसका हाथ पकड़कर अपने अपने गालों पर पटकने लगी। लो, तुम भी मार लो मुझे और अपना कलेजा ठंडा कर लो, लेकिन ऐसे मत रहो मेरे साथ, आधी हो जाऊंगी मैं। लो, मार लो मुझे जितना तुम्हारा मन हो। अमर वैसे ही खड़ा रहा। राधा जमीन पर बैठ गई और उसके पैर पकड़ लिए। और सुनो, मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की कि तुम एक अमीर बाप के बेटे हो, इसलिए ज़िंदगी भर मेरे शौक पूरे करते रहोगे। मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम्हारे पास शीशे के जैसा एक साफ दिल है, जो दुनिया के हर एक मर्द के पास नहीं होता। मैंने उस दिल को देखा है जो बिल्कुल कांच के जैसा है, जिसमें आर पार सब कुछ साफ दिखाई पड़ता है, जिसमें कोई धोखा, कोई छलावा नहीं है। राधा रुकी। अमर शांत खड़ा रहा। प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ। मैंने इस दुनिया में सबसे अच्छे इंसान से शादी की है। मुझे तो घमंड है इस बात का। पूरी दुनिया में तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं है अमर, कोई भी नहीं। राधा ने फिर से उसकी आंखों में झांका। वो वैसे ही खड़ा रहा। कसम से, आकाश सर्क भी नहीं। इस बार अमर के होठों पर एक स्माइल आ गई। उसने कंधों से पकड़कर राधा को उठाया और उसके बाल अपनी उंगलियों से ठीक करते हुए बोला, चलो अब ठीक है, अपना हुलिया सुधार कर जल्दी से नीचे आ जाओ, फंक्शन के लिए लेट हो जाएगा। और वो पानी की बोतल से वापस पानी गटकता हुआ सीढ़ियां उतरने लगा। राधा के रो रो कर कुंबलाए चेहरे पर हल्की सी चमक आई। उसने वापस से खुद को ठीक करना शुरू किया, लेकिन मन में इतनी हलचल थी कि उसकी बेचैनी थमने का नाम नहीं ले रही थी। अमर ने कभी ऐसा व्यवहार किया नहीं, फिर आज, आज क्यों? आज ऐसा क्या हो गया? जब तक पता नहीं चल जाता, उसे चैन नहीं मिलने वाला था। राधा और अमर के रिश्ते में अमर बिल्कुल भूमिका सरीखे काम कर जाता था, जबकि राधा को आकाश की तरह माथापच्ची करनी पड़ती थी, ये समझने के लिए कि उसे कैसे रिएक्ट करना है। दोनों ही अपने अपने रिश्ते से जूझ रहे थे, जो लाजमी था। नए नए रिश्ते में आखिर किस पति पत्नी को संघर्ष नहीं करना पड़ता एक दूसरे को समझने के लिए। काश जिंदगी 3 घंटे की पिक्चर फिल्म होती तो सब कुछ कितना आसान होता। लड़े, रूठे, मनाया और एक हो गए, और फिल्म खत्म। ऑडियंस ने तालियां बजाई और सब हॉल से बाहर। लेकिन यहाँ असल जिंदगी में 3 घंटे के बाद फिर से वही साइकिल दोहराया जाएगा। फिर लड़ना होगा, फिर रूठना होगा, फिर मनाना भी होगा और फिर एक हो जाएंगे। जरूरी है एक हो जाना, लड़ना झगड़ना तो लगा ही रहता है। गाउन अब बहुत ही ज़्यादा बेकार हालत में था। राधा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या पहने। अमर से नहीं पूछ सकती थी। मुश्किल से तो अब जाकर उसका मूड कुछ हल्का हुआ था। नीचे से आकाश बार बार सबको आवाज़ लगा रहा था, प्लीज़ यार तुम लोग जल्दी करोगे या आज का इवेंट घर पर ही करवा लूँ। अमर नीचे आ गया था। राधा और भूमिका दोनों भी अभी तक आई नहीं थी। राधा, राधा जल्दी आओ यार। राधा ने दरवाजे पर आकर दरवाज़ा लॉक किया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। अमर को उसकी पहली झलक भी बेचैन कर गई। ये उसकी राधा थी। ब्लैक कलर की सिमर साड़ी और कोल्ड शोल्डर्स रेड ब्लाउज में राधा की काजल भरी आंखें कहर बरपाने के लिए काफ़ी थी। अमर उससे नजरें चुराकर बार बार उसे देख रहा था। राधा सहूलियत से अपनी साड़ी का पल्ला संभालते हुए नीचे उतरी। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को अभी यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ यदि कहानी पसंद आ जाती है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।